हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में जहां कि हम सीखते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने से पहले किसी भी सेक्टर के बारे में या किसी भी स्टॉक के बारे में जानना, समझना और उसके रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर पाना ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे पहले कि आप अपना हार्ड अर्न मनी स्टॉक मार्केट में लगाएं। तो इसी तरह से आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम स्टडी करेंगे कि स्टील सेक्टर कि हम जब भी पैसा स्टील सेक्टर में लगाने की सोचे तो हमें पता होना चाहिए कि स्टील सेक्टर कैसे काम करता है, इसके क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, कब इन्वायरमेंट इनके लिए फेवरेबल होता है, कब इन्वायरमेंट इनके लिए अनफेवरेबल होता है, ये सारा कुछ हम इस सेक्टर के सेशन में हम समझेंगे। और ये सेशन हो सकता है 2 से 3 सेशन में डिवाइडेड हो क्योंकि लंबा है, तो हम इसको 2 से 3-4 सेशंस में डिवाइड करेंगे और तब जाके ये पूरा हमारा जो सेक्टर है, स्टील सेक्टर, इसका कवरेज कंप्लीट होगा और आपको एक कंप्लीट लर्निंग मिलेगी कि स्टील सेक्टर को हम स्टडी कैसे करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि स्टील सेक्टर को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो यहाँ हम बेसिकली समझेंगे कि स्टील सेक्टर जो कि बहुत ही सिक्लिकल इन नेचर होता है, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्की मानते हैं, उसमें क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं जो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं और कौन-कौन सा फैक्टर्स है जो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है इनके बिजनेस को। तो इसको डिटेल में समझेंगे और एक-एक चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे कि बिजनेस के लिए क्या अच्छा है और क्या खराब हो सकता है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इस सेशन का? तो इस सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये समझेंगे कि द करंट सेशन एम्स टू हाईलाइट द की एस्पेक्ट ऑफ स्टील कंपनीज, कि स्टील कंपनीज का बिजनेस के लिए व्हाट आर द की फैक्टर्स। After this session, an investor would understand the factors that impact the business of steel manufacturers and the characteristics that differentiate a fundamentally strong steel company from the weak one. यानी बाय द टाइम हम ये सेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे, हमें ये समझ में आ जाएगा कि क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो कि एक अच्छा स्टील बिजनेस को एक थोड़ा-सा फंडामेंटली वीक स्टील बिजनेस से डिफरेंशिएट करता है। क्योंकि आप इंडस्ट्री में जब प्रैक्टिकली देखोगे तो आप देखोगे बहुत सारी कंपनी है जिसने बहुत अच्छा किया है स्टील बिजनेस में। एट द सेम टाइम बहुत सारी कंपनी जैसे भूषण स्टील जैसी कंपनी वो इंसॉल्वेंट भी हुई है और बंद भी हुई है। तो क्या कारण रहा होगा कि एक कंपनी ने बहुत अच्छा किया और कुछ-कुछ कंपनीज उतना अच्छा ना कर पाई। तो उसके पीछे बिजनेस के फंडामेंटल्स, उसके ऑपरेटिंग के तरीके, इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को रिएक्ट करने का या रिस्पॉन्ड करने का तरीका, बहुत सारा फैक्टर्स होता है। उसी को समझने के लिए हम यहाँ आज साथ में आए हैं। तो what are the key factors influencing the business of steel companies? तो let's start the key factors. तो फैक्टर नंबर वन, तो फैक्टर नंबर वन जो है दैट इज सिक्लिकल नेचर ऑफ स्टील बिजनेस, कि सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे दिमाग में भी आता है जब हम स्टील या मेटल बिजनेस का बात करते हैं वो है सिक्लिकल नेचर ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस इनका बहुत सिक्लिकल होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द सिक्लिकल नेचर ऑफ द बिजनेस? The business of steel production goes through alternate phases of boom and bust. तो स्टील का जो बिजनेस है ना वो alternate phases of boom और bust से गुजरता है। The key reason for such cyclicality in the steel business is the nature of its customer. और इस बिजनेस में या स्टील बिजनेस में इतना सिक्लिकलिटी होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ इट्स कस्टमर्स। तो पहले समझना होगा कि इनके कस्टमर्स कौन कौन है। तो स्टील प्रोडक्शन जो है is consumed primarily by housing, infrastructure, automobile, shipbuilding and capital goods. तो स्टील सेक्टर के जो कस्टमर्स है वो कौन कौन हो गए? हाउसिंग हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, ऑटोमोबाइल हो गए, शिप बिल्डिंग हो गए, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हो गया। और ये सारा इंडस्ट्री का नाम पढ़ के हमें ये समझना होगा कि ये सारे जो शिप बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल है, ऐसी कंपनीज का बिजनेस अच्छा तब होता है जब इकोनॉमी अच्छे हालात में होता है।
when there is an uptrend in the economy, there is bullishness in the economy, GDP is growing well, तब इनका जो होता है बिजनेस अच्छा चल रहा होता है। इनको दिक्कतें कहाँ आती है? जहां पर इकोनॉमी में डाउनटर्न चालू हो जाता है। तो इनडायरेक्टली क्या है, स्टील का जो डिमांड है, इट इज अ डेराइव डिमांड। तो इनके कस्टमर्स अगर अच्छे करेंगे, उनका डिमांड अच्छा होगा, तो स्टील मैन्युफैक्चरर्स के ऑर्डर बुक्स बढ़ेंगे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इकोनॉमिक अपसाइकिल, तो इकोनॉमी में जब अपसाइकिल होता है, डिमांड फॉर हाउसिंग, ऑटोमोबाइल एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीजेस। तो जब अप साइकिल होता है तो हाउसिंग का भी डिमांड बढ़ेगा, लोगों का कमाई अच्छा हो रहा है, वो घर खरीदते हैं, वो गाड़ियां खरीदते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का स्पेंडिंग होता है, गवर्नमेंट अपने कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने का कोशिश करती है, नए ब्रिजेस, नए डैम्स, नए सड़कें बनाती है। जो कंपनीज है वो एक्सपेंशन प्लान्स में होते हैं, वो अपने बिजनेस को बड़ा करने का कोशिश करते हैं। तो ये सारा चीज एक साथ कनेक्टेड है विद द इकोनॉमी, विच लीड्स टू हायर डिमांड फॉर स्टील। और जब ये सारा कुछ एक साथ लिंकअप होता है, तो डिमांड स्टील का बढ़ जाता है। द ऑपोजिट सिचुएशन प्रिवेल्स इन द डाउनटर्न, और डाउनटर्न में एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होता है। Frequent phases of demand and supply mismatch in the steel industry also contribute to cyclicality. और डिमांड और सप्लाई मिसमैच, एक तो कस्टमर के एंगल से हमने चीजों को समझ लिया कि इनके कस्टमर्स के लिए जब समय अच्छा होगा तो इनके लिए भी समय अच्छा होगा। दूसरा समझना है, इंडस्ट्री में डिमांड सप्लाई का मिसमैच की वजह से भी इनके बिजनेस को इम्पैक्ट आता है। क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों? कि a long construction and gestation period of steel plants lead to frequent demand supply mismatch। तो इसमें जो है ना, जो जेस्टेशन पीरियड और कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो बड़ा लंबा है, 3 से 5 साल का जेस्टेशन पीरियड होता है। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग द इकोनॉमिक अपसाइकिल व्हेन द डिमांड इज हाई, many steel producers launch capacity expansion which takes about 3 to 5 years to get operational। अब होता क्या है यहाँ पर, अज्यूम करिए कि अभी इकोनॉमी बहुत अच्छा है, स्टील का डिमांड बहुत अच्छा है, और आप स्टील मैन्युफैक्चरर हो। तो आप अभी देख रहे हो कि डिमांड बहुत अच्छा है, मैं मेरे पास जितना ऑर्डर है उतना मैं प्रोड्यूस करके बेच नहीं पा रहा हूँ। तो आपको लगता है यार ऑर्डर तो इतना आ रहा है, तो एक काम करते हैं, एक नया प्लांट और लगाते हैं और अपने कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। आप एक नया प्लांट लगाने का सोचिए कि अभी मेरा कैपेसिटी मान लो 2 मिलियन टन का कैपेसिटी है, इसको अपन 4 मिलियन टन का कैपेसिटी करते हैं। तो आपने डिसाइड किया कि हम 4 मिलियन टन का कैपेसिटी करते हैं, यानी एक नया प्लांट और लगाते हैं। ये प्लांट को लग के स्टार्ट होने में 3 से 5 साल लग जाएगा, और जब तक ये प्लांट बन के रेडी होगा और प्रोडक्शन करने लायक बनेगा, इमेजिन करिए कि डिमांड में स्लो डाउन आ गया। तो आपने ये प्लांट लगाने का तब सोचा था जब डिमांड वाज एट इट्स पीक, पर प्लांट जब तक कंप्लीट हुआ और प्रोडक्शन करने लायक बना, डिमांड इज एट इट्स लो। तो यहां पर क्या हो गया, आज के समय में क्योंकि आपने एक्सपेंशन किया और आप जैसे बहुत सारे लोगों ने एक्सपेंशन किया, लोगों ने मतलब बहुत सारे स्टील मैन्युफैक्चरर्स ने अपना कैपेसिटी बढ़ाया, पर अब जब पूरे इंडस्ट्री में एक्सपैंडेड कैपेसिटी आया, यानी सप्लाई बढ़ गया, क्योंकि आप सब ने नए नए प्लांट लगा लिए, डिमांड में स्लो डाउन आ गया। तो सिचुएशन क्या बन गया 2 साल 3 साल के बाद, कि डिमांड तो अचानक से गिर गया। पहले क्या था, डिमांड यहां था, सप्लाई यहां था, आप लोगों ने सप्लाई यहां कर दिया और डिमांड अचानक से गिर गया। तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई एंड लो डिमांड। तो इतना डिमांड सप्लाई में मिसमैच आ गया, और ये मिसमैच आने की वजह से क्या होगा, अब सब कोई बेचना चाह रहा है, खरीदने वाला मार्केट में कोई है नहीं, तो प्राइस विल फॉर्म। बेसिक इकोनॉमिक्स कि प्राइस क्या होगा, नीचे गिरेगा, और स्टील के प्राइसेस अगर नीचे जा रहे हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन अल्टीमेटली नीचे जाएगा। तो दिस इज हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स, यहां पर प्रॉब्लम आ जाता है। तो बाय द टाइम द इकोनॉमिक साइकिल हैज ऑलरेडी टर्न, द डिमांड हैज डिक्लाइन। तो जब तक आपका एक्सपेंशन तैयार हुआ, इकोनॉमिक साइकिल घूम चुका है और डिमांड नीचे जा चुका है। However, at this time, all the newly operational plants add to the supply, leading to pricing pressure and low utilization in the industry. लो यूटिलाइजेशन मतलब आपका प्लांट 4 मिलियन टन का हो चुका है, बट अब क्या है, डिमांड शायद 2 मिलियन टन का भी नहीं है। तो पहले आप 2 मिलियन टन बना रहे थे और डिमांड था 3 मिलियन टन का, अब आप बना रहे हो 4 मिलियन टन, डिमांड है शायद 1.5 मिलियन टन का। तो आप प्लांट को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, आप एक्स्ट्रा बना के करोगे क्या, डिमांड ही नहीं है। तो प्लांट को आपको आधा टाइम बंद करके रखना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट फिजिबल। आप प्लांट आपका अगर बंद होता है स्टील प्लांट में, तो आपका खर्चा और लॉसेस बढ़ने लगते हैं, विच रिजल्ट्स इन स्टील प्रोड्यूसर्स मेकिंग लॉसेस एंड इवन गोइंग बैंकक्रप्ट।
और यही कारण है कि बहुत बार देखा गया है जब इकोनॉमी में डाउनटर्न आता है, बहुत सारी स्टील कंपनियाँ बैंकरप्ट हो जाती हैं। So as the steel industry witness alternate boom and bust phase, therefore it becomes crucial for the steel manufacturers to manage its cash flows by taking a view, though out of the business cycle. तो यहाँ पर क्या हो जाता है स्टील कंपनी या इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर क्योंकि पता है कि बूम फेज आया है तो बस्ट भी आएगा, बस्ट आया है तो बूम भी आएगा, तो ये इंडस्ट्री का नेचर है। तो यहाँ पर इट बिकम्स क्रूशियल फॉर द स्टील मैन्युफैक्चरर्स टू मैनेज इट्स कैश फ्लोज। कैसे मैनेज करना है? बाय टेकिंग व्यू थ्रू आउट द बिजनेस साइकिल। ये दो स्पेलिंग गलत है, थ्रू आउट द बिजनेस साइकिल। आपको पूरा बिजनेस साइकिल के ड्यूरेशन में आपके कैश फ्लो को बहुत अच्छा से मैनेज करके रखना है। ड्यूरिंग अपसाइकिल स्टील मैन्युफैक्चरर्स मेक लॉट ऑफ सरप्लस कैश। आप अगर अपसाइकिल के समय देखोगे ना तो स्टील मैन्युफैक्चरर्स बहुत पैसा कमाते हैं, उनके पास बहुत सारा कैश आता है। तो उस समय आपके पास बहुत सारा कैश आता है, बहुत सारा पैसा कमाते हो। कब ऐसा ऐसा कब होता है? ऐसा ऐसा होता है आपके बुल फेज में, जब आपका समय अच्छा चल रहा हो। Make a lot of surplus cash which they must be appropriately to safeguard themselves during the downturn. Most of the successful steel plants use surplus funds during upcycle to reduce debt so that they can tide over subsequent down phasing. और जो स्मार्ट और एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन होते हैं ना, वो जानते हैं कि अभी समय अच्छा चल रहा है, आने वाले समय में दिक्कतें भी आएंगी, एंड दे आर वेरी स्मार्ट अबाउट इट। तो वो लोग क्या करते हैं, जब अच्छे समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाई हो रहा होता है, एक अच्छा कैश फ्लो जनरेट हो रहा होता है, उस अपॉर्चुनिटी को वो लोग कैश इन करते हैं अपने डेट्स को रिड्यूस करने में। वो फटाफट अपने बैंक्स का कर्जा चुका देते हैं ताकि जब थोड़ा डाउन साइकिल आएगा उस समय इंटरेस्ट का मार मेरे बिजनेस को ना पड़े, इंटरेस्ट कॉस्ट मेरे बिजनेस में प्रेशर ना डाल पाए। तो जो स्मार्ट एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन होते हैं स्टील सेक्टर में, वो ऐसा करते हैं। पर जो इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं बिजनेसमैन, वो लोग क्या करते हैं, ये गलती कर बैठते हैं कि एक्स्ट्रा जब कैश फ्लोज आता है ना, तो वो वहां से क्या है, कंपनी का अच्छा अच्छा बिल्डिंग्स बनाने लगते हैं, एक आलीशान ऑफिसेस बनाने लगते हैं, और इस तरह के फिजूल खर्चे में कैश फ्लो को यूटिलाइज कर देते हैं, या बड़े बड़े बोनसेस अनाउंस कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, या बहुत ज्यादा पैसा फिजूल खर्च करने लगते हैं। और फिर जब डाउनटर्न आता है तो उनको दिक्कतें होती है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट होता है कि एक स्मार्ट और एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन कौन है और थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड कौन है। Another factor that leads to sharp increase in demand for steel producers during the upcycle and equally sharp decline in the demand during the downturns is high inventory present in the entire steel distribution. तो पूरे जो स्टील डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है उसमें बहुत सारा इन्वेंट्री होता है, और इन्वेंट्री में बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो इन्वेंट्री में जब पैसा ब्लॉक होता है तो बिजनेसमैन को दिक्कतें आती है। डाउन टर्न में क्या होता है, इन्वेंट्री में बहुत सारा पैसा फंस जाता है, और इन्वेंट्री में पैसा फंसने के कारण क्या हो जाता है, जो बिजनेसमैन है उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। कौन? जो बिजनेसमैन है, मतलब आप चेन को समझिए पहले कि मैं स्टील मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं अपने सामान को कैसे एंड कंज्यूमर या एंड कस्टमर तक पहुंचाता हूँ, थ्रू माय होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टॉकिस्ट और ऐसे। तो ये जो स्टॉकिस्ट लोग और डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग होते हैं, वो लोग का डायरेक्ट एंड कंज्यूमर के साथ टच में होता है। तो उनको मार्केट का अंदाजा बहुत जल्दी हो जाता है कि कब मार्केट में स्लो डाउन आ रहा है और कब मार्केट में तेजी आ रही है, तो उनको समझ में आता है। तो क्या होता है, जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा मंदी का सिग्नल आने लगता है और हमारे स्टॉकिस्ट का सामान बेचने में उनको तकलीफ होने लगती है, तो वो समझ जाते हैं अब मंदी का दौर है, तो वो अपने प्रोडक्ट को, अपनी इन्वेंट्री को फटाफट 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 बेचना चालू कर देते हैं, और नया ऑर्डर्स मुझ जैसे मैन्युफैक्चरर्स के पास नहीं आता है, हमारे होलसेलर और स्टॉकिस्ट के तरफ से। पर हमारा प्रोडक्शन तो कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब प्रोडक्शन हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा है, पर हमारे मिडिल मैन्स लोग अब नया ऑर्डर मुझे दे नहीं रहे, तो वहां पर मुझे मेरा पैसा इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा ब्लॉक हो जाता है वहां पर। क्यों? क्योंकि न्यू ऑर्डर्स आर नॉट कमिंग, पर मैं अपने प्रोडक्शन को तो रोक नहीं सकता। तो प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, पर न्यू ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, इन्वेंट्री में पैसा ब्लॉक हो रहा है। रिवर्स में क्या होता है, जब अच्छा समय आ रहा होता है तो हमारे जो स्टॉकिस्ट है या होलसेलर्स है उनको समझ में आने लगता है, तो वो लोग फटाफट फटाफट मुझे ऑर्डर देने लगते हैं। तो जब अच्छा समय आता है तो बुरे समय में जो मैंने इन्वेंट्री इकट्ठा की थी अपने गोडाउन में, वो सारा इन्वेंट्री फटाफट क्लियर होना चालू होता है, और जैसे जैसे इन्वेंट्री क्लियर होता है मेरे पास कैश फ्लो आना चालू होता है।
तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपको इस जब डाउनटर्न आएगा स्टील बिज़नेस में, तो वहाँ पर आपको जो इन्वेंटरी स्टोर करके रखना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको बहुत सारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो वही बात हो रहा है कि यहाँ पर ड्यूरिंग अप साइकिल में अ, और डाउन साइकिल में जो इन्वेंट्री का मैनेजमेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एज़ द चैनल पार्टनर्स जो मैंने समझाया आई थिंक वही लिखा है एज़ द चैनल पार्टनर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडर सेंस अ डाउनटर्न दे स्टार्ट लिक्विडेटिंग देयर इन्वेंटरी एंड स्टॉप परचेजिंग फ्रॉम द स्टील मिल्स लीडिंग टू शार्प करेक्शन इन द डिमांड। तो जब थोड़ा डाउनटर्न आता है तो वो लोग हम मुझसे यानी स्टील मैन्युफैक्चरर्स से बाइंग करना बंद कर देते हैं और वहां पर हमारे डिमांड में बहुत ज्यादा स्लो डाउन आ जाता है। जब मैं हमारा बोल रहा हूँ आई एम अज्यूमिंग माई सेल्फ टू बी स्टील मैन्युफैक्चरर। ठीक है, क्योंकि हम स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो माइंडसेट ऐसा बना रहे हैं कि हम स्टील मैन्युफैक्चरर हैं ताकि हम क्लोजली समझ पाए कि बिजनेस में तकलीफ कहाँ है या बिजनेस में बेनिफिट्स कहाँ पर। On the other hand, when the economy starts showing signs of reversal, the channel partners and traders start stocking, accumulating inventory, leading to sharp increase in demand. और जैसे ही थोड़ा टर्न अराउंड आएगा, अच्छा समय आएगा, डिमांड अचानक से बढ़ता हुआ दिखेगा, मेरे पास बड़े बड़े ऑर्डर्स आते दिखेंगे हमारे मिडिलमैन से। दिस फैक्टर इंक्रीज द इम्पैक्ट एंड एक्सटेंट ऑफ सिक्लिकलिटी। और ये इम्पैक्ट है इन्वेंट्री की वजह से और हमारे चैनल पार्टनर्स के इन्वेंट्री स्टॉकिंग की वजह से कि स्टील इंडस्ट्री में सिक्लिकलिटी बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है एंड इट इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। आपको थोड़ा सा इंडस्ट्री के नफ्स को पकड़ने में मदद होगा जब आप समझेंगे कि अच्छा स्टील बिजनेस में ये चीज अच्छा है और दिस इज हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। तो जब भी आप किसी इंडिविजुअल कंपनी के बारे में पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि ये इंडस्ट्री में कैसी कंपनी अच्छा करेंगी फ्यूचर में और कैसी कंपनी खराब करेंगी एंड दैट विल एक्चुअली बेनिफिट यू लॉट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रीजंस को समझने का कोशिश करते हैं। फिर देखते हैं ग्लोबली क्या सिचुएशन है। तो ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखने जाएं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यानी द कंपटीशन इज वेरी इंटेंस एट ग्लोबल लेवल। क्यों, कैसे समझते हैं। Steel is a commodity which is standardized across manufacturers around the globe। तो स्टील एक ऐसा कमोडिटी है जो स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, मतलब इसमें ऐसा कोई ब्रांड नेम या बहुत ज्यादा ये सब काम नहीं आता है। इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, एक या दो ही प्रोसेस है। बनाने का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट जैसा एफएमसीजी मार्केट में ब्रांडिंग का इम्पैक्ट हम देखते हैं उतना ज्यादा इम्पैक्ट हमें स्टील इंडस्ट्री में देखने नहीं मिलता है। सो इट्स अ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड इंडस्ट्री अक्रॉस द ग्लोब। इन एडिशन इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट वाया सी। और स्टील को ट्रांसपोर्ट करना भी सी रूट से बहुत आसान है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में ये डैमेज या फिर पिल्फरेज ये सब नहीं होता। जैसे कांच का सामान डैमेज हो जाएगा, ऑयल और ये सब थोड़ा सा पिल्फरेज आ जाएगा, तो उनमें दिक्कत है, केमिकल्स में रिस्क है। बट स्टील में ऐसा कुछ नहीं है, तो स्टील को एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना दोनों बहुत आसान है। Therefore, the entire world act as a common market for the steel। तो इसीलिए if I am a steel manufacturers, मेरे लिए पूरा वर्ल्ड खुला हुआ है अपने स्टील को बेचने के लिए। तो जिस तरह से मेरे लिए पूरा वर्ल्ड खुला हुआ है स्टील को बेचने के लिए, द सेम गोज विथ माई क्लाइंट्स और माई कस्टमर, सॉरी नॉट क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स, माई कॉम्पिटिटर्स। तो जिस तरह से मेरे लिए पूरा दुनिया ओपन है, मैं कहीं भी अपना स्टील का प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, सेम मेरे कॉम्पिटिटर भी मेरे इंडिया में आके स्टील का प्रोडक्ट आसानी से बेच सकते हैं। एंड दैट इज वाई आप हमेशा कभी भी कोई स्टील कंपनी का कॉन कॉल पढ़ो, आपको बहुत बार सुनने मिलेगा डाउन साइकिल के समय कि चाइना से डंपिंग हो रहा है स्टील का, चाइना सस्ते में डंप कर रहा है स्टील को, इसलिए हमारे स्टील प्रोड्यूसर्स को चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, वो लोग अपना मार्जिन नहीं बढ़ा पा रहे। ये सब आप बहुत सुनोगे जब आप अर्निंग्स कॉल और ये सब पढ़ोगे। तो ये क्यों होता है, क्योंकि स्टील को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना बहुत ईजी होता है। So, due to standardized products and easy of logistics, steel manufacturers in India have to compete with imports from various countries like Japan, China, South Korea, कभी कभी वियतनाम में भी। तो ये सारे कंट्रीज से हमें कंपटीशन फेस करने मिलता है और इस वजह से बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट। क्या क्या गवर्नमेंट हमारे इंडिजीनियस स्टील मैन्युफैक्चरर्स यानी इंडियन गवर्नमेंट क्या हमारे इंडिया के स्टील मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट कर रही है कि नहीं। अब क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करेगी। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो बाहर से चाइना या जापान या साउथ कोरिया अगर डंप करने का
सस्ते में इंडिया में सामान बेचने का कोशिश कर रहा है, उन पे एक सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकती है, उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है, ताकि जो इंडिया में प्राइस हो, वो पैरिटी हो, देयर शुड बी प्राइस पैरिटी, कि हमारे इंडिया के स्टील मैन्युफैक्चरर्स लाइक टाटा स्टील, जिंदल स्टील, ये लोग जिस प्राइस पे अपना स्टील बेच रहे हैं, जो बाहर के कंट्री वाले इंडिया में बेचना चाहते हैं, वो लोग उससे सस्ता में ना बेच पाए, और उसके बाद लेट द कस्टमर डिसाइड कि उनको किसका स्टील का क्वालिटी ज्यादा बेटर लगता है, बट एटलीस्ट प्राइस वॉर ना हो। तो यहां पर गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी हो जाता है। तो जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इनके पास कभी भी जब सरप्लस स्टील का प्रोडक्शन हो जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, इंडिया में या और दूसरे कंट्रीज में सस्ते में अपना सामान बेचने लगते हैं। दिस कंपटीशन इज इंटेंस इन बोथ with Indian market as well as the export destination. One of the reason for the intense competition from imports is that countries like Japan are seeing a decline in steel consumption. Due to surplus capacity, the steel manufacturers in such countries have to sell in foreign markets to maintain growth and survive. अब एकदम प्रैक्टिकली कॉमन सेंस से सोचो। आप इमेजिन करो, आप चाइना में स्टील मैन्युफैक्चरर हो या फिर जापान में आप स्टील मैन्युफैक्चरर हो। आपका इकोनॉमी एक समय बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। जापान का इकोनॉमी एक समय बहुत तेजी से 12%, 11% के जीडीपी ग्रोथ से ग्रो कर रहा था, मे बी उससे भी ज्यादा। फिर उस समय क्योंकि जब जीडीपी में ग्रोथ आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, हाउसिंग में ग्रोथ आता है, ऑटोमोबाइल का डिमांड बढ़ता है, तो बहुत सारी कंपनियां केपेक्स करने लगती हैं, जैसा हमने पहले भी समझा। उन्होंने केपेक्स तो कर लिया, उस समय डिमांड अच्छा था, उस समय वो लोग का केपेक्स सर्वाइव भी कर गया और अच्छा पैसा भी उन्होंने कमाया। अभी जापान की इकोनॉमी एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो चुकी है, अभी उतना डिमांड नहीं आ रहा है। तो जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी जापान में जिन बिजनेसमैन ने स्टील का लगाया था, प्रोडक्शन तो उनका आज भी चल रहा है, बट डिमांड आज उतना नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, क्योंकि डिमांड आज उतना नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है कि उन लोग को मजबूरी में अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया के बाहर, सॉरी इंडिया बोल रहा हूँ, जापान के बाहर, इंडिया जैसी कंट्री या फिर और दूसरी ग्रोइंग इकोनॉमी जो है, उसमें अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम में बेचना पड़ रहा है। ये उनकी मजबूरी है। दोनों एंगल से चीजों को समझना होगा। ये उनकी मजबूरी है कि उनको सरवाइव करने के लिए जरूरी है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में या इंडिया जैसी और दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करें। क्वेश्चन आता है, इंडियन मैन्युफैक्चरर की क्या मजबूरी है? इंडियन मैन्युफैक्चरर की मजबूरी ये है कि जिस तरह से वो कंपनी ग्रो करना चाहती है, उस तरह से हमारी इंडिया की कंपनी टाटा स्टील जैसी कंपनी भी ग्रो करना चाहती है। उन्होंने भी केपेक्स किया है, किस उम्मीद पे किया है कि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया में स्टील का डिमांड बढ़ेगा। इसी उम्मीद में तो हमारे बिजनेसमैन ने यहाँ पर केपेक्स डाला है। तो वो चाहते हैं कि जापान का कोई बिजनेसमैन इंडिया में आके सस्ते में स्टील ना बेच पाए, तो वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि प्लीज आप सपोर्ट करो हमें, हम आपके भरोसे पे इतना कैपेक्स किए, इतना इतना खर्चा किए, अब वो लोग आके इंडिया में अगर बेचेंगे तो हमारा स्टील कौन खरीदेगा? तो दिस इज द डिलेमा, ये सिचुएशन है। गवर्नमेंट के पास डिलेमा क्या है? गवर्नमेंट के पास डिलेमा ये हो जाता है, यार जापान से अपना बहुत अच्छा रिलेशन है, जापान हमें टेक्नोलॉजी शायद देता है, जापान हमें बुलेट ट्रेन में मदद करता है, तो जापान के बिजनेसमैन को एकदम से क्लोज डोर कर देंगे तो उनसे रिलेशन खराब हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी है। तो आप समझ रहे हो, इकोनॉमिक्स इतना इजी नहीं है। इकोनॉमिक्स में सबकी अपनी अपनी नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न्स है। सरकार की अपनी नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न्स है, इंडियन बिजनेसमैन की अपनी नीड और कंसर्न्स है, फॉरेन के जो बिजनेसमैन है उनके अपनी नीड्स और कंसर्न्स अलग है। तो यहाँ पर अपने को एज एन एनालिस्ट समझना होगा कि इतने सारे जो पेचीदा एस्पेक्ट है, मतलब ये एक तरह से शतरंज का पूरा बोर्ड है, वहां पर क्या चीज हमारे फेवर में जा रहा है, क्या चीज नहीं, ये समझना होगा। तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि किस तरह से एक इंडस्ट्री को जब हम देखते हैं ना, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कितना क्लियर होता है कि अच्छा इस एंगल से भी देखना है, इंडिया के एंगल से भी देखना है, जापान के एंगल से, चाइना के एंगल से, गवर्नमेंट के, इंटरनेशनल रिलेशंस के एंगल से भी चीजों को समझना है। तो ये सारा चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है जब हम चीजों को एनालाइज करते हैं। The intense competition from domestic as well as international steel manufacturers take away bargaining power from the hands of local steel producer. तो क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन है, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इंडिया में अपना स्टील बेचना चाह रहे हैं, तो उनसे भी हमारा कंपटीशन है। तो
इनके पास उतना ज़्यादा प्राइसिंग पावर या मोनोपोली प्राइसिंग पावर नहीं है, जितना शायद हो सकता था। ठीक है? और कौन-कौन सा फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट है? अनदर फैक्टर व्हिच रिड्यूसेस द प्राइसिंग पावर ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरर इज द ईज विथ व्हिच कस्टमर्स कैन स्विच स्टील सप्लायर्स लीडिंग टू लो कस्टमर कंटिन्यूटी। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रोल प्ले करता है, जैसा मैंने बताया कि स्टील में स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जहाँ पर प्रॉब्लम हो या जहाँ पर मुझे स्विच करने में एज़ अ कस्टमर मुझे स्विच करने में दिक्कत आए। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर इस इंडस्ट्री में नहीं है कि आज मैं टाटा स्टील का प्रोडक्ट ले रहा हूँ, कल मैं आसानी से जिंदल स्टील का ले सकता हूँ या किसी और कंपनी का ले सकता हूँ। प्लीज, इट इज नो रिकमेंडेशन, हाँ, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। और ये पूरा वीडियो में हम जो भी डिस्कस करेंगे इट इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। मेरी तरफ से अगर किसी कंपनी का नाम आ भी रहा है तो इट इज नो रिकमेंडेशन, जस्ट आपको रियलिस्टिक वे में समझाने के लिए मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स यूज कर रहा हूँ, और कोई इंटेंशन इसके पीछे नहीं है। तो आप इस वीडियो को देख के किसी भी कंपनी में जाके इन्वेस्ट मत कर देना, अपने एडवाइजर से सलाह लेके ही कोई डिसीजन लेना। तो क्या है कि प्राइसिंग पावर उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि कस्टमर आसानी से, अगर आप थोड़ा-सा भी स्टील का प्राइस मार्केट से बढ़ाने का कोशिश करोगे ना, तो कस्टमर बोलेगा ठीक है, इसका नहीं चाहिए, उसका ले लेता हूँ, क्योंकि एक ही तो है, स्टील में अलग क्या है? ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि यू हैव अ प्राइसिंग पावर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिसका ब्रांड होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप मान लो किसी ब्रांडेड कंपनी का, जैसे टेक्सटाइल मार्केट में, जैसे जो टेक्सटाइल में आप ब्रांडेड कपड़े के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेस पे कर देते हो, बिकॉज़ यू वांट कि यार मुझे तो मैंगो की टी-शर्ट पहननी है, या मुझे तो गैप का टी-शर्ट पहनना है। तो गैप के कपड़े के लिए या इस तरह के जो ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वॉचेज़ हैं, आप रोलेक्स के लिए कितना ज़्यादा पे कर देते हो, एप्पल के ब्रांड के लिए आप कितना पे कर, तो वहाँ पर एक ब्रांड प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट रोल, और कस्टमर का फेवरेट बन जाता है वो ब्रांड कि नहीं, मैं तो इसी ब्रांड का मोबाइल यूज़ करूँगा। चाहे इसका दाम थोड़ा बढ़ जाए तो बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसा स्टील के साथ नहीं है। स्टील में ऐसा ब्रांडिंग वाला कोई कांसेप्ट नहीं होता। तो दिस हैपेंस, तो इसके वजह से क्या हो जाता है, कस्टमर कैन इजीली स्विच स्टील सप्लायर्स लीडिंग टू लो कस्टमर कंटिन्यूटी। ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्टील ग्रेड्स इट इज डिफिकल्ट फॉर स्टील मैन्युफैक्चरर्स टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो बहुत उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है एज अ बिजनेसमैन। इफ आई एम अ स्टील मैन्युफैक्चरर, तो मैं कैसे यकीन दिलाऊं अपने कस्टमर्स को कि मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी मेरे कॉम्पिटिटर से बेटर है। ऐसा कोई ब्रांडिंग एस्पेक्ट नहीं है जिससे मैं अपने कस्टमर को अपने पास रोक के रख सकूं। So as a result, customer can easily replace a grade of steel from one producer with the steel of same grade from the another producer। यानी स्टील के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। तो अगर मेरा भी एक पर्टिकुलर ग्रेड, सपोज मान लो ग्रेड SP12, तो SP12 कोई स्टील का ग्रेड है, जस्ट एग्जांपल, हाँ, है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो SP12 अगर स्टील स्टील का कोई ग्रेड है, तो सेम यही ग्रेड का अगर मेरा कॉम्पिटिटर भी बना रहा है, तो कस्टमर को क्या फर्क पड़ता है, मेरे से खरीद रहा है या उससे खरीद रहा है, उसको तो उस ग्रेड से मतलब है। ठीक है? तो वो इजीली स्विच कर जाएगा। Due to intense competition and low customer stickiness, steel manufacturers end up being the price takers। तो इस वजह से जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर नॉट प्राइस मेकर्स, दे आर प्राइस टेकर्स। यानी इंटरनेशनल मार्केट में, लोकल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, आपको उसी प्राइस पे बेचना है। अब वो प्राइस पे बेच के आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, उससे मार्केट को कोई मतलब नहीं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में स्टील का एक सर्टेन प्राइस है, उसी प्राइस में बिकेगा। आपको लॉस हो रहा है, आप मत बेचो, लेके बैठे रहो, या फिर लॉस में बेचो, चॉइस इज योर्स। तो जनरली मैन्युफैक्चरर सोचता है अगर अभी लॉस भी हो रहा है तो एक बार तो बेचो, नहीं तो कस्टमर्स हाथ से चले जाएंगे। तो उन लोग के पास मेन होता है कि कस्टमर को अपने पास रखना, ताकि अगर कस्टमर हाथ से चला गया तो क्या होगा, बाद में उसको फ्रेश ऑर्डर चाहिएगा, तो जनरली हम लोग रिपीट ऑर्डर्स अपने एग्जिस्टिंग वेंडर को देते हैं। तो क्या होगा, आज अगर कस्टमर थोड़ा लॉस में बेच लिया तो बेच लिया, कस्टमर एटलीस्ट अपने साथ रिलेशन रहे, क्योंकि यहाँ पर आप कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करके ही उससे रेगुलर ऑर्डर्स ले सकते हो, ब्रांडिंग से तो नहीं ले पाओगे। To counter low customer stickiness, steel manufacturers attempt to produce specialized steel। अब कस्टमर स्टिकनेस को काउंटर करने के लिए स्टील मैन्युफैक्चरर्स क्या क्या स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं?
तो वो लोग जनरली कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं कि हम कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रेड निकालें, ऐसा ग्रेड जो सिर्फ मेरे पास हो और किसी के पास ना हो, और जिसका यूटिलिटी बहुत ज़्यादा हो, which has custom properties as required by the customer। और ऐसा मैं कोई ग्रेड ऑफ स्टील बनाऊं जिससे कस्टमर के कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट्स को मैं फुलफिल कर सकूं, कि कस्टमर को एग्जैक्टली ये वाला वैरायटी चाहिए और ये ग्रेड मार्केट में बिकता नहीं है, बट उसे ऐसा कुछ मिक्सचर काइंड ऑफ चाहिए, दो ग्रेड का मिक्सचर काइंड ऑफ चाहिए, तो मैं उसे वैसा दो ग्रेड का मिक्सचर वाला स्टील बना के दूं जो और कोई नहीं बना के दे सकता। तो मेरे लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसा कुछ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, कुछ अ, अतरंगी प्रोडक्ट निकालो, अतरंगी तो नहीं बोलूँगा, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट निकालो कस्टमर के लिए जो उसके नीड को एकदम मैच कर पाए। तब क्या होगा, वो बोलेगा यार इन्हीं से सामान खरीदना है क्योंकि इनके पास वो प्रोडक्ट एग्जैक्ट है जो मुझे चाहिए। Parts made from special steels play a very critical role in the customer's product. Therefore, customers are very particular about the quality of steels. It usually takes a long time for customer to assess and approve a special steel supplier, which is then given orders under long term contracts। तो जब भी कोई ऐसा स्पेशल ग्रेड कोई भी मैन्युफैक्चरर निकालता है तब क्या होता है, इसमें थोड़ा टाइम लंबा लगता है। यूजुअली टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर कस्टमर टू असेस एंड अप्रूव द स्पेशलिटी, कि कस्टमर पहले थोड़ा सा क्वांटिटी लेगा, अपने प्रोजेक्ट में उसको एक बार यूज करेगा, उसको ट्रायल रन करेगा, वो ट्रायल रन करके जो प्रोडक्ट बनाएगा वो अपने कस्टमर्स को देगा, अपने कस्टमर्स से वो सेटिस्फैक्शन का वेरिफिकेशन लेगा कि हाँ हिज कस्टमर्स आर हैप्पी, फिर उसको लगेगा कि अच्छा क्योंकि मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड है आई कैन वेरीफाई द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द स्टील मैन्युफैक्चरर्स। तो तब स्टील मैन्युफैक्चरर का ये स्पेशल ग्रेड को वो अप्रूव करेगा। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एज अ रिजल्ट द कस्टमर स्टिकीनेस फॉर स्पेशल स्टील इज हायर देन ऑर्डिनरी। और इस वजह से क्या होता है, एज अ बिजनेसमैन आपको कैसे सोचना है कि एक बार मैंने ऐसा कोई स्पेशलिटी स्टील निकाल दिया तो 2-3 साल एक बार मेहनत होगा कस्टमर से अप्रूवल लेने में, बट 2-3 साल के बाद अगर बहुत सारे कस्टमर्स का अप्रूवल आ गया ना, तो फिर तो मेरे पास एक लॉन्ग रन बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर फिर और कहीं पर भागेंगे नहीं, क्योंकि उनको वही स्पेशल स्टील चाहिए जो मेरे पास अवेलेबल है और मार्केट में कहीं नहीं। नेवरदलेस, डिस्पाइट लो प्राइसिंग पावर, steel manufacturers are usually able to pass on an increase in raw material cost to customers because steel is essential for customers and cannot be easily replaced with any other material। तो भले ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल जब भी रॉ मटेरियल के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं, स्टील किससे बनता है, आयरन ओर से, तो अगर आयरन ओर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो जनरली वो लोग मार्जिन्स अपना बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं पाते बट पास ऑन कर पाते हैं, क्योंकि कस्टमर्स के लिए भी स्टील बहुत आज ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो स्टील उनके लिए एकदम नेसेसरी है, अगर वो स्टील नहीं खरीदेंगे तो गाड़ी बना ही नहीं पाएंगे। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी स्टील नहीं खरीदेगी तो वो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट टाइमली कर ही नहीं पाएगी। तो उनके लिए भी उतना ही नीड है स्टील का जितना कि इनके लिए नीड है बेचने का। तो दोनों के पास एक बार्गेनिंग पावर है। तो स्टील कंपनी एटलीस्ट रॉ मटेरियल में जब प्राइस बढ़ता है तो प्राइस को पास ऑन कर पाती है, इतना एटलीस्ट इनके पास ऑप्शन होता है, so which is very good, that is important। कैपिटल इंटेंसिव नेचर। तो कैपिटल इंटेंसिव नेचर कैसे रोल प्ले करता है कि इसको बनाने में बहुत पैसा खर्चा होता है, हमें पता है, तो नेचर बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। तो स्टील प्लांट्स रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर सेटिंग अप इट मे टेक अप टू बिलियंस ऑफ डॉलर्स, यानी यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा हो जाता है, सच इज अबाउट 8,000 करोड़। आज के रेट में तो डॉलर बढ़ गया है तो इट विल बी अराउंड 8,400 करोड़। अगर मैं 80 का एक राउंड फिगर में मैंने एग्जांपल लिया कि $80 भी समझू तो 8,000 करोड़ लगता है टू कंस्ट्रक्ट 1 मिलियन टन पर एनम का ग्रीन फील्ड स्टील प्लांट। अब आता है व्हाट इज ग्रीन फील्ड स्टील प्लांट, कि जब आप एकदम शुरू से कोई प्लांट स्टार्ट करते हो ना, आपने जमीन खरीदा, फिर जमीन में अपना कंस्ट्रक्शन किया प्लांट का, मशीन्स लाए, टेक्नोलॉजीज लाए, जो भी ला सकते हो, तो ये सब करने में 1 मिलियन टन का अगर आप प्लांट लगाते हो स्टील का तो आपको 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। तो इट इज नॉट फॉर एनी स्मॉल प्लेयर, सबके बस की बात नहीं है स्टील प्लांट लगाना। In addition to initial setup cost, steel plants require continuous large investment
फॉर रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन। तो आपको इनिशियली तो इतने बड़े खर्च करना ही है, और रेगुलर ये प्लांट इतना बड़ा होता है, मशीन्स इतने बड़े होते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ रिपेयरिंग एक्टिविटी आपको चाहिए होता है, मेंटेनेंस एक्टिविटी चाहिए होता है, कुछ नया टेक्नोलॉजी आ गया तो आपको अपने अपने आप को उस हिसाब से अपग्रेड भी करना होता है। The requirement of large amount of capital is not limited to installing and upgrading steel plants. तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो सिर्फ इंस्टॉलिंग और अपग्रेडिंग में ही नहीं है। कंपनी नीड्स टू इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन वर्किंग कैपिटल एज वेल, because steel business requires large amount of inventory at different stages of raw material movement, intermediate products and finished goods in the warehouse। तो आपको केपेक्स में तो रुपया चाहिए ही, प्लांट लगाने का और अपग्रेडेशन का, साथ साथ बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल का भी आपका रिक्वायरमेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपका अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस में ना बहुत जगह रुपया अटका रहता है। आप जब रॉ मटेरियल खरीदते हो, वो रॉ मटेरियल आपके गोडाउन में रहता है, या तो आप आयरन ओर के माइंस खरीदना पड़ता है आपको। तो माइंस को जब आप खरीदते हो वहां पर आपको एक इन्वेस्टमेंट करना होता है, या तो आप बाहर से रॉ मटेरियल या आयरन ओर खरीदते हो तो वहां पर रुपया ब्लॉक होता है। फिर इंटरमीडिएट टेरी स्टेजेस, जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं कि आयरन ओर से पहले आयरन बनता है, फिर आयरन से आप प्रोसेसिंग करके स्टील बनाते हो, फिर स्टील का भी अलग अलग वैरायटी बनाते हो, हॉट रोल कॉइल्ड स्टील एंड अदर फ्लैट स्टील, ये सब आप करते हो। तो अलग अलग स्टेजेस में आपके पैसे ब्लॉक होते हैं, और फाइनली आपके स्टॉकिस्ट जब खरीदते हैं वो भी आपसे थोड़ा उधारी में खरीदते हैं, तो वहां भी आपका पैसा ब्लॉक होता है। तो अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस में बहुत सारा वर्किंग कैपिटल का आपका रिक्वायरमेंट रहता है। Maintenance of large inventory is essential for the smooth functioning of steel plants, because once steel furnace is started, it is best to keep it running continuously। तो बोल रहा है, आपको बहुत सारा इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि स्टील प्लांट को आप स्मूथली रन कर पाओ, क्योंकि स्टील प्लांट इतना बड़ा प्लांट होता है कि इसको आप बार बार शट डाउन नहीं कर सकते। इसीलिए आप स्टील प्लांट में कभी जाओ या किसी मैन्युफैक्चरर्स हो तो मैन्युफैक्चरर्स लोगों से बात करो, वो लोग दो शिफ्ट तीन शिफ्ट में काम होता है, यानी प्लांट बंद नहीं होता है। एक शिफ्ट में काम हुआ, फिर एक शिफ्ट के लेबर चले जाएंगे, दूसरे शिफ्ट के लेबर आएंगे, और प्लांट रेगुलर चलते रहेगा दिन रात। थोड़ा बहुत बीच में बंद होगा तो होगा, नहीं तो अदरवाइज जनरली ये प्लांट बंद नहीं होता। तो इसको कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको रन करना पड़ता है, बिकॉज वंस स्टील फर्नेस इज स्टार्टेड इट इज बेस्ट टू कीप इट रनिंग कंटिन्यूअसली। स्टील इज प्रोड्यूस्ड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टील को बनाने के लिए आपको फर्नेस का जो टेम्परेचर है बहुत हाई करना पड़ता है। इट इज नीदर इजी नॉर इकोनॉमिकल टू शट डाउन अ फर्नेस वंस इट हैड रीच्ड द टेम्परेचर एंड स्टार्टेड ऑपरेशन। तो एक बार फर्नेस 1100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया ना, उसके बाद आप बार बार फर्नेस को मतलब शट डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप शट डाउन करोगे फिर स्टार्ट करोगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा दोबारा से वो 1100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में। तो वहां पर लेबर कॉस्ट आपका लग जाएगा, एक्स्ट्रा आपको कोल और ये सब का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और आपका टाइम वेस्ट होगा वो अलग। तो ये सब कुछ आपका बिजनेस को अनइकोनॉमिकल बना देगा। तो इसीलिए अगर आप स्टील प्लांट चालू करने का सोच रहे हो तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे दो शिफ्ट तीन शिफ्ट में काम कराना होगा, मैं प्लांट को बार बार शट डाउन नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्या होगा, कभी कभी कंपनी का आप जब कॉन कॉल पढ़ोगे आप सुनोगे कि इस क्वार्टर में रेवेन्यू क्यों डाउन हो गया, तो बोलेंगे इस क्वार्टर में रेवेन्यू डाउन हुआ बिकॉज हमारा ये वाला पर्टिकुलर प्लांट मेंटेनेंस शटडाउन के लिए 10 दिन बंद था। तो जनरली ये प्लांट बंद होते ही नहीं है, वो मेन एक क्वार्टर या 6 महीना में एक बार 10-15 दिन का मेंटेनेंस के लिए अ, उनको 10-15 दिन शट डाउन करना पड़ता है। तो उससे इनके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आ जाता है कंपनीज के। Therefore, steel production continues throughout day and night, and companies need to keep stock of sufficient inventory of raw material to continuously feed into the furnace to keep it running। तो स्टील प्रोडक्शन को आपको कंटिन्यूअस रखना पड़ता है थ्रू आउट डे एंड नाइट, एंड कंपनी नीड टू कीप स्टॉक ऑफ सफिशिएंट इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। आपको रॉ मटेरियल सफिशिएंट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन किसी वजह से हड़ताल हो गया, या कोई जहां से आप खरीदते हो वहाँ वॉर हो गया और हफ्ता भर वहां से रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो आपका प्लांट शट डाउन हो गया। नहीं, आपको कम से कम 1 महीना 2 महीना का इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना होगा कि कल को कुछ ऊपर नीचे हो गया, कोविड जैसा कुछ सिचुएशन आ गया तो मेरा प्लांट ना बंद हो जाए। So these things are very important, which increases the working capital requirement. A large amount of capital and a long period of commence operation
for steel plant act as a key entry barrier for new players in the industry. और ये एक रीजन है कि आपको कैपिटल इतना ज्यादा लगता है, चाहे वो फिक्स्ड कैपिटल हो या वर्किंग कैपिटल हो, और आपको इन्वेंट्री का रिक्वायरमेंट इतना है, इसको मैनेज करने में इतना कुछ का ध्यान रखना पड़ता है। ये पूरा जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये अपने आप में इस बिजनेस में एंट्री बैरियर्स क्रिएट करता है कि हर छोटा मोटा बिजनेसमैन आज सोच भी नहीं सकता कि हम एक स्टील प्लांट लगा लें। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। तो ये एक तरह से कंपटीशन को अवॉइड करने में भी मदद करता है। इसलिए आप देखो, इंडिया का या पूरे ग्लोबल लेवल पे आप देखोगे ना, आपको बहुत चुनिंदा स्टील प्लेयर्स मिलेंगे, बिग स्टील प्लेयर्स। वो बहुत कम मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट हाँ, ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इंडिया लेवल पे भी हैं। बट यू कैन एटलीस्ट काउंट नेम, आप बोल सकते हो कि हाँ, यही 30-40 कंपनी है इंडिया में। ऐसा नहीं कि हजारों स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, ऐसा नहीं होगा। Nevertheless, even within the steel industry, many small players establish shops where they limit their operation to the only conversion from one form of steel to another. और बहुत सारे आपको छोटे छोटे प्लेयर्स मिलेंगे जो पूरा प्रोडक्शन नहीं करते, वो स्टील के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में खाली कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो उसमें आपको बहुत बड़ा प्लांट का जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल का जरूरत नहीं है। तो वहां पर छोटे प्लेयर्स का एंट्री हो जाता है कि मैं ये जो पर्टिकुलर फ्लैट स्टील है, इसको मैं कन्वर्ट करके स्टील ट्यूब बना दूंगा। ऐसा कुछ कन्वर्शन का काम ये लोग करते हैं कि मैं स्टील का फ्लैट स्टील खरीदूंगा, इसको वेल्डेड ट्यूब बना दूंगा। तो इस तरह का काम जो कन्वर्शन वाला है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे। Small steel mills are able to manage with the lower investment because they only convert one form of steel into another without indulging in too much of resource consuming process of producing स्टील फ्रॉम वन आयरन ओर एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर एंड कोल। तो वो लोग अपने आप को पूरा प्रोसेस में नहीं डालते हैं कि मुझे आयरन ओर भी खरीदना है, कोयला भी खरीदना है, फर्नेस भी रन करना है, इतना बड़ा प्लांट भी लगाना है, इतना कॉम्प्लिकेशन में वो नहीं जाते। छोटे प्लेयर्स क्या करते हैं, वो बड़े प्लेयर्स से फ्लैट स्टील या राउंड स्टील खरीदते हैं और उसको एक दूसरा किसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। It saves them from installing large segments like coking furnace, sintering plants, private jetty for the import of coking coal। तो उसके वजह से देखो, अब ये समझो कि बिग प्लेयर्स को और क्या क्या रखना पड़ता है कि मेरा रॉ मटेरियल, अगर मैं बिग प्लेयर हूँ तो मेरा रॉ मटेरियल है आयरन ओर, मुझे कोयला चाहिए। अब कोयला को मुझे इंपोर्ट करना है, आयरन ओर को इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे सिंटरिंग प्लांट्स बैठाना पड़ता है, मेरे पास खुद की प्राइवेट जेटी होना चाहिए जहां से मैं कोकिंग कोल को इंपोर्ट कर सकूं। नहीं तो प्राइवेट जेटी मेरे पास नहीं होगा तो मेरा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कितना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं स्मॉल प्लेयर हूँ तो मैं इन सब प्रॉब्लम से, यानी इन सब हर्डल से, इन सब चैलेंजेस से बच जाता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा कैपिटल नहीं है। स्मॉल मिन मिल्स ऑल्सो सेव ऑन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो और वो लोग अपने आप को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से भी बचा लेते हैं, बिकॉज अनलाइक लार्ज integrated steel plants they do not have to carry an inventory of iron ore and coal। उनको आयरन ओर या कोल का इन्वेंट्री रखना ही नहीं होता क्योंकि वो तो रेडीमेड स्टील खरीदते हैं और खाली स्टील का फॉर्म चेंज करते हैं। They can buy steel scrap or steel intermediates from the market as per their requirement instead of having to mandatorily buy iron ore and coal under long term take or pay contract with the miners। अब माइनर्स के साथ भी क्या प्रॉब्लम है, जो आयरन और माइनर्स हैं या फिर कोल माइनर्स हैं, वो लोग किसी को भी अपना कस्टमर नहीं बना लेते। वो लोग बोलते हैं अगर आपको मेरे से कोल खरीदना है, मेरे से आयरन और खरीदना है, तो एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट पे आपको जाना पड़ेगा कि आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा कि आप साल का इतना टन मेरे से कोयला खरीदोगे। क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं नहीं खरीद पाया, उतना डिमांड नहीं हुआ, तो कोल माइनर बोलते मुझे मतलब नहीं है। टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट, या तो आप इतना कोल खरीदो, या फिर अगर आप नहीं खरीद पाओगे तो मिनिमम जो कमिटमेंट आपने दिया उतना का तो पैसा आपको मुझे देना पड़ेगा। आप लो चाहे मत लो, उतना का पैसा तो मुझे देना पड़ेगा। तो ये एक तरह से बाउंडेशन भी हो जाता है कि अगर कभी डिमांड स्लो डाउन हो गया, मेरा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है इस तरह से, मैं लेके करूंगा क्या। तो वहां पर मुझे जबरदस्ती लेना पड़ेगा और गोडाउन में स्टोर करते रहना पड़ेगा कि डिमांड जब अच्छा होगा तब इस्तेमाल करेंगे। तो वहां पर वर्किंग कैपिटल मेरा कितना ब्लॉक हो जाएगा एज अ बिग प्लेयर। तो छोटे छोटे प्लेयर इन सब चीजों से अपने आप को बचा लेते हैं। These mini mills
through though are able to establish operations at lower cost, however are not able to produce steel of very high quality. ये लोग खुद स्टील हाई क्वालिटी का बना नहीं पाते क्योंकि ये लोग बना ही नहीं रहे, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स, दे आर ओनली कन्वर्टर्स. In addition, these small players also face प्रोडक्ट एंड क्लाइंट कंसंट्रेशन. तो इनके पास प्रोडक्ट लिमिटेड होते हैं, क्लाइंट्स भी इनके छोटे छोटे होते हैं और लिमिटेड क्लाइंट्स होते हैं, विच इंक्रीजेस द रिस्क इन देयर बिजनेस मॉडल, जिसके वजह से इनके बिजनेस मॉडल में रिस्क बढ़ जाता है. आप देखोगे इनका पूरा बिजनेस गिने चुने 15-20 क्लाइंट से चल रहा है कि इनके 90% ऑफ द रेवेन्यू उन्हीं 10-12 क्लाइंट से आ रहे हैं. तो उनमें से 2-3 क्लाइंट भी अगर चला गया या कुछ शट डाउन हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया वहां, तो इनके बिजनेस को बहुत इम्पैक्ट हो जाता है. So there is no wonder that over time the steel industry big players get bigger, as we discuss later. तो ओवर टाइम आप देखोगे जो बिग प्लेयर्स है ना वो और बड़े होते जाते हैं, क्योंकि जब तक अच्छा टाइम चल रहा होता है ना ये स्मॉल प्लेयर्स सर्वाइव करते हैं, प्रॉफिट भी बनाते हैं. पर जैसे ही इंडस्ट्री में डाउन टर्न आता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन स्मॉल प्लेयर्स को होता है, और बहुत जन मेजोरिटी ऑफ दिस स्मॉल प्लेयर्स लोग सर्वाइव करना भी इनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है. आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं. आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि स्टील सेक्टर्स को जब हम स्टडी करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है. अभी हमने आज के तीन तीन टॉपिक बेसिकली हमने कवर किया. अगर आप देख सकते हो तो कैपिटल इंटेंसिव नेचर है, फिर इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन है और सिक्लिकल नेचर है. तो ये तीन टॉपिक हमने कवर किया. नेक्स्ट जब हम आएंगे नेक्स्ट सेशन में तो हम कवर करेंगे कि एफिशिएंसी कितना ज़्यादा ज़रूरी है इनके बिजनेस में, ऑपरेशनल एफिशिएंसी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. उम्मीद करता हूँ आज वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर आपको इसी तरह के कंटेंट पसंद आ रहे हैं, आपको कुछ सीखने मिल रहा है, आप और भी इस तरह के कंटेंट जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और इस रिसर्च और इन्वेस्टमेंट को सीरियसली लेना चाहते हैं, तो 5 मिनट आप यहाँ रुक सकते हैं. लेट मी शो यू हमारा वेबसाइट. आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर जाके आप कुछ कोर्सेज हैं जो मैंने डिज़ाइन किए हैं ओनली फॉर द सीरियस इन्वेस्टर जो एक्चुअली सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं चीज़ों को, उनके लिए एक कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है. लेट मी जस्ट शो यू माई वेबसाइट. आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ विजिट कर सकते हैं. तो मैं ले चलता हूँ आपको हमारी वेबसाइट पे. वेबसाइट का नाम है www.schoolofInvesting.org. तो इसमें जब आप विजिट करेंगे तो ये हमारा वेबसाइट खुल जाएगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग है, ये हमारा न्यू वेबसाइट है जो अभी लॉन्च हुआ है. ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इक्विटी रिसर्च है उसको इंडिविजुअल लेवल्स तक पहुँचाना, आप अच्छे से अच्छा रिसर्च करना सीखें और रिसर्च करके अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखें. तो यहाँ पर हमारे कुछ कोर्सेज है, आप देख सकते हो. तो ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं कि एनालिस्ट एज, ये कंप्लीट कोर्स है. अगर आप सेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हो तो ये हमारा कोर्स है. आप अगर सिर्फ इनिशियल लेवल पे हो और इनिशियल लेवल पे आप पीएल, बैलेंस शीट, इन सब चीज़ों को अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को समझना चाहते हो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड कोर्स फॉर द स्टार्टिंग. एकदम आप अगर बेसिक लेवल के एनालिस्ट हो या आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आई वुड सजेस्ट आप ये वाला कोर्स करें. तो इसमें आपको पीएल, बैलेंस शीट कैसे देखते हैं कंपनीज का, कैसे स्टडी करते हैं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. आप सेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हमने कवर किया है. लेट मी जस्ट शो यू द कंटेंट कि इसमें हमने क्या क्या सेक्टर्स कवर किए. तो आप यहाँ पर जाएंगे तो आप ये कोर्स ले सकते हैं. और आई एम टेलिंग यू द प्राइस एट विच दिस कोर्स आर अवेलेबल दैट विल एक्चुअली गिव यू वैल्यू फॉर योर मनी. यहाँ पर बहुत सारा आपको वैल्यू मिलने वाला है. इसमें कंटेंट आप देखो कि 18 लर्निंग मटेरियल्स है. यहाँ पर सेक्टर एनालिसिस का यहाँ पर वीडियो खुलेगा, यहाँ पर आप जाओ तो हमने टेक्सटाइल सेक्टर को कैसे एनालाइज करते हैं, सीमेंट बिजनेस को कैसे एनालाइज करते हैं, पेपर को कैसे करते हैं, विंड पावर बिजनेस को कैसे करते हैं, एग्रोकेमिकल बिजनेस को, होटल बिजनेस को, ये सब का कंटेंट डाल रखा है. और ये स्टील बिजनेस अभी हम आपके साथ कर ही रहे हैं. और भी बहुत सारे सेक्टर्स जैसे कि एफएमसीजी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, ये हम इवेंचुअली धीरे धीरे इसमें और ऐड करेंगे. तो जितना ज़्यादा हम इसमें कंटेंट ऐड करते जाएंगे आपके लिए उतना ज़्यादा यहाँ वैल्यू क्रिएट होता हुआ दिखेगा. तो ओनली रिक्वेस्ट कि आप वेबसाइट एक बार विजिट करें, चीज़ों को देखें. कुछ फ्री वीडियोस हैं और ऑलरेडी ये जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर किया हूँ तो आपको पता है कि किस तरह का कंटेंट हम बनाते हैं, कितना उसमें डेप्थ होता है रिसर्च का,
कितना उसमें आपको नॉलेज मिलता है, यू आर वेरी वेर अवेयर ऑफ इट। तो अगर आप इस तरह का नॉलेज आपको अच्छा लगता है, आप सीरियसली इक्विटी रिसर्च को लेके और मार्केट में सीरियस इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं, विदाउट यूजिंग एनी टेक्निकल्स और इंडिकेटर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इनमें नहीं फंस के, आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, देन दीज कोर्सेज आर फॉर यू। गो check out our website www.schoolofinvesting.org। फिर आपको पता चलेगा कि आपको इन कोर्सेज में कितने वैल्यू मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। और इसको आप रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, और स्टील वाला पूरा बिजनेस एनालिसिस हम साथ में बैठ के कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।